मेरा नाम नालिनी है। उम्र 24 साल। मेरे भाई का दोस्त राघव। उम्र 30 साल। दुबई से हमारे शहर मेरे भाई की शादी अटेंड करने आया था। शादी में मौजूद लगभग हर लड़की उसे पसंद करने लगी, मगर उसने मुझे देखा, मुझे पसंद किया और फिर मुझसे शादी कर ली। वो मुझे अपने साथ दुबई ले गया। मैं बेहद खुश थी। रोजाना घर वालों को फोन करती। हर कोई मेरी किस्मत की तारीफ करता। एक दिन मेरा पति घर लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा और कुछ ही हफ्तों बाद तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं कई दिन सड़कों पर सोती रही और फिर एक होटल में नौकरी कर ली। एक दिन होटल के मालिक ने मुझे बुलाया। वह बहुत गुस्से में था। उसके हाथ में भी वही लिफाफा था। मेरे तो होश उड़ गए। मेरी शादी राघव से हुई थी। वह मेरे भैया का दोस्त था। मुझे पूरा यकीन था कि अब मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। खास तौर पर तब जब यह तय हुआ कि शादी के बाद वह मुझे दुबई ले जाएगा, और उसने अपना वादा निभाया भी। पासपोर्ट और सारे कागजात तैयार हो चुके थे। फिर वह दिन आ गया जब मैं अपने माता पिता और भाई बहनों को गले लगाकर आशीर्वाद लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। मैंने अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। एक प्यारा सा घर, प्यार करने वाला पति और सुकून से भरी जिंदगी। मगर मुझे क्या पता था कि यह सपना इतनी जल्दी भयानक हकीकत बन जाएगा। दुबई पहुंचने के बाद शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे। राघव रोज मुझे घुमाने ले जाता। मैं रोज घर वालों को फोन करके बताती कि मैं बहुत खुश हूं। सब लोग मेरी किस्मत की तारीफ करते। करीब 3 महीने बाद एक दिन राघव काम से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। वह बहुत गुस्से में था। बेवजह गालियां देने लगा और झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने वजह पूछी तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे चुप करा दिया। उसी दिन से उसका व्यवहार बदल गया। वह रोजाना मेरा मोबाइल चेक करता, सारे संदेश पढ़ता, और एक दिन उसने मेरे बैग से मेरा पासपोर्ट उठाकर अपने कब्जे में ले लिया। उस दिन मुझे एक अजीब डर महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे पंख काट दिए हों। खुशियों से भरी मेरी जिंदगी अचानक एक कैदखाने में बदल गई। राघव ने मुझे घर से बाहर अकेले निकलने से मना कर दिया, और अगर मैं बाहर जाती भी तो वह साथ जाता। किसी से बात करने नहीं देता। घर में भी मैं अकेली रहती। किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं, न किसी सहेली से, न किसी रिश्तेदार से। मेरे पेरेंट्स से मेरी बातचीत भी बहुत कम कर दी गई। उसने मुझे हर तरह से अकेला कर दिया। शारीरिक अत्याचार भी धीरे धीरे शुरू हो गया। पहले थप्पड़, फिर धक्के, फिर यह सब उसकी रोजमर्रा की आदत बन गया। मैं अंदर से टूटती जा रही थी। मेरी आत्मा जख्मी थी। मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने आप से वादा किया, मैं जिंदा रहूंगी, जुल्म के सामने नहीं झुकूंगी। हर जख्म, हर आंसू मुझे और मजबूत बना रहा था। आईने में खुद को देखकर मैं कहती, नालिनी, तुम हार नहीं मानोगी, तुम जिंदा रहोगी। हर रात चुपके से रोती, अपने बीते खूबसूरत दिनों को याद करती, जब मैं आजाद थी और अपने फैसले खुद करती थी। अब मेरी हर सांस राघव के रहमोकरम पर थी। मैं पिंजरे में बंद परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी, मगर उड़ नहीं सकती थी। उसने मुझे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया था। मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई सहारा नहीं था, और मैं अपनी हालत किसी से बांट भी नहीं सकती थी। उसने धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वह मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। यह धमकी मेरे लिए सबसे बड़ा डर थी। मेरे माता पिता और भाई बहनों के लिए मैं खामोश थी। मैंने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रही। वह इतना चालाक था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर मैं किसी तरह बाहर निकल भी जाती तो वह मुझे ढूंढ लेता और फिर मारपीट पर उतर आता। मेरा शरीर और दिमाग थक चुके थे, मगर मेरी आत्मा में उम्मीद और आजादी की एक चिंगारी बाकी थी, एक बेहतर जिंदगी की चाह। मैंने तय कर लिया कि यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। मैंने अपने आसपास के माहौल को समझना शुरू किया। देखा कि लोग कैसे आजादी से जीते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं। यह देखकर मेरी तड़प और बढ़ गई। मैंने खुद को मानसिक तौर पर मजबूत करना शुरू किया। चुपचाप अंग्रेजी सीखने लगी, टीवी देखकर, किताबें पढ़कर। मुझे पता था कि अगर मुझे यहाँ टिकना है तो इस देश के तौर तरीकों को समझना होगा। मैंने तय किया कि मौका मिलते ही इसका फायदा उठाऊंगी। यह कैद खाना सिर्फ मेरे शरीर के लिए था। मेरी आत्मा अभी भी आजाद थी।
मैंने अपनी ताकत पहचानी और यकीन किया कि एक दिन मैं अपनी जिंदगी वापस हासिल कर लूंगी। सफर मुश्किल था, मगर मैं तैयार थी। हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर की आग बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने आप को समझा दिया कि मैं एक फाइटर हूं और अपनी जंग लड़ूंगी। यह सिर्फ शरीर की कैद नहीं थी, यह मेरी आत्मा को भी कैद करने की कोशिश थी, मगर मैंने उसे कामयाब नहीं होने दिया। सुबह उठती तो मेरी आंखों में एक नई चमक होती, यह बताने के लिए कि मैं अभी भी जिंदा हूं। मैंने यकीन दिलाया कि यह सब अस्थाई है और एक दिन मैं इस अंधेरे से निकलकर रोशनी में पहुंचूंगी। अपनी ही आवाज मुझे हिम्मत देती, तुमने बहुत सहा है और तुम इससे भी निकल जाओगी। इस कैद ने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे और मजबूत कर दिया। मुझे अपने भीतर ऐसी ताकत महसूस हुई जो पहले कभी नहीं थी। यह मेरे आगे की जंग के लिए थी और मैं इसे जीतना चाहती थी। कभी कभी लगता कि मैं पागल हो जाऊंगी, मगर फिर मेरे माता पिता के चेहरे आंखों के सामने आ जाते। उनकी मोहब्बत और उम्मीद मुझे जिंदा रहने की वजह देती। मैंने तय किया, मैं उनके लिए जिंदा रहूंगी, उनके लिए मिसाल बनूंगी और उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मैं इस फैसले पर डट गई। करीब 2 महीने बाद राघव ने मुझे तलाक दे दिया। उसने कोई वजह नहीं बताई, बस एक कागज मेरे हाथ में थमाकर कहा, तुम अब आजाद हो, यहां से जा सकती हो। यह शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, तुम आजाद हो। मैंने सोचा, मैं कहाँ जाऊंगी? एक पल को लगा मेरा वजूद यहीं खत्म हो गया। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं खाली हाथ थी, तन पर सिर्फ वही कपड़े जो मैंने पहने थे। मैं सड़क पर आ गई, बेबस। रात पार्क की बेंच पर गुजारी। सर्दी इतनी थी कि दांत किटकिटा रहे थे, शरीर कांप रहा था। खुद को सिकोड़ा, मगर ठंड अंदर तक उतर रही थी। शॉल या स्वेटर कुछ नहीं। भूख इतना सताने लगी कि कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। एक ही सवाल, अब क्या होगा? कहाँ जाऊंगी? कहाँ रहूंगी? आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे, मगर मेरी किस्मत में कोई रोशनी नहीं दिखती थी। तन्हाई ने घेर लिया। मैंने कभी खुद को इतना अकेला महसूस नहीं किया था। हर पल बरसों जैसा लगता। अपने पुराने दिनों को याद किया, घर की सलामती, मम्मी पापा और भाई बहनों का प्यार। कितने अच्छे दिन थे, और आज मैं कहाँ आ गई थी? कई दिनों तक सड़कों पर भटकती रही, कचरे के ढेर में खाना तलाश किया, पार्क की बेंचों पर सोई। दिन बीतते गए और हालत बिगड़ती गई। कपड़े फट गए, बाल बिखर गए, आंखों की चमक मुरझा गई। लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते, जैसे मैं कोई बीमारी हूं। कई बार सोचा खुदकुशी कर लूं, मगर अंदर की वही चिंगारी उभर आती जो मुझे जीने पर मजबूर कर देती। याद दिलाती, इतनी मुश्किलें सह ली हैं, अब क्यों हार मानूं? मुझे हार नहीं माननी, मैं आगे बढ़ूंगी। मैंने खुद से कहा, मुझे जीना है, मुझे अपनी जिंदगी वापस लेनी है। एक दिन मैं एक गली में बैठी थी, सर्दी और भूख से बेहाल। तभी एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में तरस था। वह मेरे पास आई और खाने को दिया। मैं बहुत भूखी थी, तुरंत खा लिया। उसने मेरी हालत पूछी, मैंने उसे सब बताया। मेरी आंखों के आंसू देखकर उसने मुझे एक जगह का पता दिया। कहा, वहां तुम्हें रहने की जगह और खाना मिलेगा, और शायद तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत भी। उसके शब्द मेरे लिए उम्मीद की किरण बने। मैंने उसे शुक्रिया कहा और उस पते पर चल पड़ी। रास्ता लंबा था, मगर मेरे कदमों में नई ताकत थी, जैसे ऊपर वाले का इशारा हो। वहां पहुंची तो एक सादा सी बिल्डिंग थी, मगर मेरे लिए वह किसी महल से कम नहीं। अंदर जाते ही गर्माहट महसूस हुई। मुझे खाना दिया गया, कई दिनों बाद पेट भरकर खाया। वहां और भी लड़कियां और औरतें थीं, जिनकी कहानियां मेरी जैसी थीं। उन्होंने मेरा स्वागत किया और एक बिस्तर दिया। उस रात मैं सुकून से सोई। महीनों बाद इतनी गहरी नींद आई। यह जगह एक हॉस्टल की तरह थी। यहाँ मुझे सिर्फ शारीरिक आराम नहीं, दिमागी सुकून भी मिला। वहाँ की काउंसलर से बात हुई। उन्होंने हिम्मत दी और बताया कि मैं अकेली नहीं हूँ। उन्होंने कानूनी मदद के बारे में भी बताया, मगर मैं अभी उस कदम के लिए तैयार नहीं थी। मेरा पहला मकसद था अपने पैरों पर खड़ा होना। वहाँ की दूसरी लड़कियों से मैंने बहुत कुछ सीखा। सब अपनी अपनी जगह जंग लड़ रही थीं, मगर उनके चेहरों पर हौसला था। मैंने महसूस किया, मैं भी उन्हीं में से हूँ, और हम सब एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। यह हॉस्टल मेरे लिए सिर्फ 4 दीवारें नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत था। मैंने खुद से कहा,
अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, सिर्फ आगे बढ़ूंगी। अपने जख्म भरने की कोशिश शुरू की। तय किया, अब मैं एक मजबूत इंसान बनूंगी। हर सुबह उठती तो अंदर नई उम्मीद होती, नया उजाला। खुद को समझाया, मैं कमजोर नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। पहली बार मुझे एहसास हुआ, मैं इंसान हूं और जीने का पूरा हक है। वहां की लड़कियों से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी हिम्मत मेरे लिए मिसाल बन गई। हॉस्टल की लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने लगी। खुद पर भरोसा और जिंदगी के चैलेंज का सामना कैसे करना है, इन किताबों ने मुझे मानसिक तौर पर मजबूत किया। मुझे एहसास हुआ, मैं अकेली नहीं हूं। दुनिया में बहुत सी औरतें मेरी जैसी हालत से गुजरकर खड़ी हुई हैं। मैं भी अपने लिए वही चाहती थी। मैंने खुद को बदलना शुरू किया और यकीन किया, मैं अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे सकती हूँ। अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। काउंसलर ने नौकरी ढूंढने में मदद की, कई जगहों के बारे में बताया। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, मगर अनुभव नहीं था और अंग्रेजी भी कमजोर थी, तो मायूसी होने लगी। करीब 3 हफ्ते बाद मुझे एक कंपनी की कैंटीन में काम का ऑफर मिला। यह छोटी नौकरी थी, मगर मेरे लिए बहुत बड़ा कदम। मैंने तुरंत हाँ कर दी। पता था आसान नहीं होगा, मगर अब मुझे डरना नहीं, रुकना नहीं, हारना नहीं। अगले ही दिन नौकरी ज्वाइन की। कैंटीन का काम मेहनत वाला था। सारा दिन खड़े रहना पड़ता। सुबह जल्दी पहुंचना, बर्तन धोना, साफ सफाई, ये सब काम मेरे लिए नए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यह सब करूंगी, मगर अब यही हकीकत थी। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, मुझे इससे बेहतर बनना होगा। मेरी जिंदगी कभी परेशानियों से भरी थी, अब उसे बेहतर करना मेरे हाथ में था। मैंने ईमानदारी और लगन से काम शुरू किया। मुझे खाना बनाने का शौक था। सोचा, क्यों ना अपने शौक को काम में बदलूं। मैंने देसी खाना बनाना शुरू किया। छोले भटूरे, शाही पनीर, मिक्स वेज, लच्छा परांठा, खड़ी चावल, ठीक वैसे जैसे घर पर मम्मी बनाती थीं। मैंने अपने देश के तरीके अपनाए तो लोग पहले हैरान हुए, फिर मेरे हाथ का स्वाद उन्हें दीवाना करने लगा। कैंटीन के इंचार्ज शेफ दानिश बहुत अच्छे इंसान निकले। उन्होंने मुझे खूब सपोर्ट किया, मेरी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्हें भी मेरा बनाया इंडियन फूड बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, अगर तुम नई रेसिपीज जोड़ना चाहो तो पूरी आजादी है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वे हमेशा मेरे खाने की तारीफ करते। दूसरे स्टाफ भी मेरे स्वाद के मुरीद हो गए। सब कहते, नालिनी, तुम्हारे हाथ में जादू है। हमें इंडियन खाना बहुत पसंद है और जिस तरीके से तुम बनाती हो उसमें एक अलग ही स्वाद है। उनकी तारीफ का हर शब्द मेरे लिए मायने रखता, हौसला देता कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं। इस छोटी सी कैंटीन नौकरी ने मुझे पहचान दी। लोग मुझे इंडियन फूड वाली नालिनी कहने लगे। मेरे लिए यह बहुत बड़ी खुशी थी कि लोग मेरी मेहनत सराह रहे हैं। मैंने हॉस्टल छोड़कर किराए के एक छोटे कमरे में रहना शुरू कर दिया। अपनी कमाई से जरूरतें पूरी करती और कुछ पैसे बचा भी लेती। मैं खुद को बेहतर महसूस करने लगी। खुश थी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी, मेरे पास काम था और आसपास अच्छे लोग। मगर दिल में एक डर अब भी बाकी था। राघव की यादें, उसके दिए जख्म कभी कभी बेचैन कर देते। रातों को नींद नहीं आती, अत्याचार के दृश्य आंखों के सामने घूम जाते। मैंने खुद को समझाया, वह अब बीते समय का हिस्सा है। उसने मुझे छोड़ दिया है तो अब मुझे उससे डरना नहीं चाहिए। मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहा, फिर मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। कैंटीन में मैं सबके साथ बात करने लगी, उनकी बातें सुनती और खुद भी बोलने की कोशिश करती। वहां तरह तरह के लोग आते। किताबें पढ़ना शुरू किया, लोगों की भाषा समझने की कोशिश की, अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा देने लगी। अंग्रेजी सुधारने के लिए मेहनत की ताकि शब्दावली बेहतर हो। मुझे पता था, इस देश में आगे बढ़ना है तो भाषा पर पकड़ जरूरी है। मैंने खुद को नया मकसद दिया और उसे हासिल करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। कैंटीन की नौकरी मेरे लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, एक नई शुरुआत थी जिसने मुझे अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में पकड़ा दी। अब मुझे महसूस हुआ, मैं कमजोर नहीं, मजबूत हूं, जो अपने सपनों के लिए हर मुश्किल का सामना कर सकती है। हर सुबह एक नई उमंग, नई चाह और नई ख्वाहिश के साथ उठती, खुद को समझाती, मैं एक आजाद इंसान हूं।
कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। मुझे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हक है। अब मैं किसी के रहम ओकरम पर नहीं। मैं खुद काफी हूँ। अपनी किस्मत खुद बदल सकती हूँ। कैंटीन का काम सिर्फ आर्थिक मजबूती नहीं, लोगों से जुड़ने का मौका भी दे रहा था। मैंने महसूस किया, यह छोटी छोटी कामयाबियां मुझे बड़ी मंजिलों की तरफ ले जा रही हैं। अपने आप को और निखारने के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए, खासकर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे पता था ये हुनर मुझे आगे ले जाएंगे। मैं रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करती ताकि आगे की कामयाबी के लिए तैयार हो सकूं। मेरे अंदर लगन जन्म ले चुकी थी। मैं खुद को एक कामयाब इंसान के रूप में देखना चाहती थी। कैंटीन में काम करते हुए कई महीने गुजर गए, करीब 8 महीने। मेरी जिंदगी एक तय रूटीन में आ गई। सुबह जल्दी उठना, कमरा साफ करना, नाश्ता बनाना, तैयार होकर काम पर जाना, लौटकर थोड़ा आराम, फिर रात का खाना बनाना। इस रूटीन में मुझे सुकून मिलता। मैं अपने काम में निपुण हो चुकी थी और मेरी डिशेस स्टाफ और कस्टमर्स को बहुत पसंद आती। शेफ दानिश मुझे भरोसा देने लगे, हमेशा नई डिश बनाने की इजाजत देते, क्योंकि मेरी वजह से कैंटीन की रौनक बढ़ी थी। दुबई में भी बहुत से भारतीय रहते थे जो इंडियन फूड के शौकीन थे। कुछ अरब लोगों को भी इंडियन खाने का स्वाद भाता था और उन्हें इस छोटे कैंटीन में अपने स्वाद का खाना मिल रहा था। एक दिन रोज की तरह काम के बीच मैंने देखा एक नया शख्स कैंटीन में दाखिल हुआ। बहुत हैंडसम, पढ़ा लिखा लगता था, जैसे किसी बड़ी कंपनी का मालिक या कोई मशहूर इंसान। उसकी चाल में खास कॉन्फिडेंस और आंखों में गहराई थी। वह सीधा शेफ दानिश के पास पहुंचा और उनसे बात करने लगा। शेफ दानिश ने उसे मिस्टर आर्यन मल्होत्रा कंपनी के मालिक कहकर पुकारा। उनकी मौजूदगी ने मुझे बेचैन कर दिया। पहली बार देखा था, मगर लगा जैसे पहले से जानती हूँ। मिस्टर आर्यन अक्सर कैंटीन आने लगे, कभी अकेले, कभी अपने ऑफिस के लोगों के साथ। मैंने नोटिस किया, वह बार बार मेरी तरफ देखते। उनकी नजरें मुझ पर पड़ती तो मुझे अजीब सी घबराहट होती। वह कुछ कहते नहीं, बस दूर से देखते। उनकी नजरों में एक नरमी थी, मगर उस नरमी में सवाल भी दिखता, जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। मैंने सोचा, शायद वह इंडियन फूड की वजह से मुझे देख रहे हैं या मेरे भारतीय होने की वजह से। मगर मुझे लगता, उनकी नजरों में कुछ और भी है जो मुझे परेशान करता। मेरे दिल में शंका पैदा हुई, कहीं वह राघव को तो नहीं जानते? क्या वह उसके कहने पर मुझे देख रहे हैं? मेरे बीते समय का डर फिर से भीतर तक हिलाने लगा। घबराहट बढ़ी। मैंने खुद को तसल्ली दी, यह सिर्फ वहम है, मगर उनकी मौजूदगी मुझे लगातार बेचैन रखती। मैंने कोशिश की, उनसे नजरें न मिलाऊं, मगर जब भी वह आते, मेरा ध्यान मेरी ओर टिक जाता। उनकी आंखों में मेरे लिए इज्जत भी दिखती, जो अच्छा लगता। फिर भी मेरे मन के सवाल खत्म नहीं होते। मैंने शेफ दानिश से उनके बारे में पूछा। उन्होंने बताया, मिस्टर आर्यन बहुत कामयाब और नेक दिल इंसान हैं। अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं। यह सुनकर थोड़ा सुकून मिला, मगर शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सोचा, अगर वह सच में राघव को जानते हैं तो क्या मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? या मैं ही ज्यादा सोच रही हूं? या फिर संभव है कि वह मेरी मदद भी करे? ढेरों सवाल दिमाग में घूमते। मैंने खुद को मजबूत करने का फैसला किया। थाना, अगर वह राघव के बारे में जानते भी हैं तो मैं सामना करूंगी। अब मैं वह कमजोर नालिनी नहीं जो जुल्म के आगे झुक जाए। अपने अंदर की ताकत फिर जगा दी। तय किया, किसी भी हाल में सामना करने को तैयार हूं। मिस्टर आर्यन की मौजूदगी के साथ मेरी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। मुझे नहीं पता था यह मोड़ कहाँ ले जाएगा, मगर मैं तैयार थी। दिल में पक्का कर लिया, मैं अब आजाद लड़की हूं और अपने फैसले खुद करूंगी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, न मुझे किसी ने कैद कर रखा है, तो डरने की जरूरत क्या? यह नया चैलेंज था और मैं इसके लिए तैयार। हर गुजरते दिन के साथ मुझे उनकी नजरों में नए सवाल दिखते एंड मेरा उत्सुकता बढ़ती। कभी लगता वह हमदर्दी से देख रहे, कभी उनकी नजरों में गहरी सोच। यह सब मुझे बेचैन भी करता और दिल में एक अजीब सी उम्मीद भी जगाता। उनकी मौजूदगी ने मेरे भीतर हलचल मचा दी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हालांकि मैं इस तूफान का सामना करने को अभी तैयार नहीं महसूस करती थी। फिर भी उनकी नजरों में मेरे लिए इज्जत थी, जो मुझे अच्छा लगता। मैंने उनकी हर हरकत पर नजर रखनी शुरू की,
लगने लगा कि उनका मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं, कुछ और है। मैं शायद ज्यादा सोचने लगी थी। एक दिन जब मैं काम में बहुत बिजी थी, शेफ दानिश मेरे पास आए और बोले, मिस्टर आर्यन ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सोचा, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया होगा? लगा, मेरा शक सही है। वह शायद राघव को जानते हैं। दिमाग में सवालों का सैलाब। क्या वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे? क्या राघव से जुड़ी कोई बात करेंगे? डर की लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने परमिशन ली और उनके ऑफिस की ओर चल पड़ी। कदम भारी थे, हर कदम नया खौफ लेकर आ रहा था। जब उनके ऑफिस में दाखिल हुई, वह कुर्सी पर बैठे थे। मुझे बैठने का इशारा किया। मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और नजरें उनसे मिली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नालिनी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैंने सिर हिलाया, दिल की धड़कन और तेज। उन्होंने कहा, मैं राघव का पुराना दोस्त हूं। यह सुनकर मुझे जोरदार झटका लगा। तुरंत लगा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। आगे कहा, मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ हूं। मुझे पता है राघव ने तुम्हारे साथ क्या किया। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। वह इतना सब कैसे जानते हैं? उन्होंने बताया, राघव ने अपनी मुश्किलों के बारे में बताया था और इसी दौरान उसे लेकर तुम्हारी हालत के बारे में भी पता चला। उन्होंने कहा, जब मुझे मालूम हुआ कि तुम हमारी कंपनी की कैंटीन में काम कर रही हो, तो मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ मौका दिया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उनके शब्द सुनकर मैं उलझन और शक में पड़ गई। मैंने पूछा, आपने मेरी मदद क्यों की? आपको इससे क्या फायदा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हर मदद के पीछे कोई फायदा नहीं होता। मैंने तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक देखी जो हार मानने को तैयार नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत और लगन ने मुझे प्रभावित किया। मुझे लगा तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। उनके शब्द दिल को छू गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अजनबी मेरी इतनी मदद करेगा। फिर भी दिल में संदेह बाकी था। मैंने जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। मिस्टर आर्यन ने समझ लिया कि मैं अभी भी शंका में हूं। उन्होंने कहा, नालिनी, मुझे पता है कि तुमने बहुत सहा है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा भला चाहता हूं। उन्होंने मुझे कुछ दस्तावेज दिखाए, जिनमें राघव के बारे में डिटेल्स थीं। यह भी कि वह अब दुबई छोड़कर बाहर जा चुका है। यह देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। लगा, शायद वह सच कह रहे हैं। दिमाग में पुराने जख्म ताजा हो गए, मगर इस बार उनके साथ उम्मीद की एक किरण थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और ऑफिस से बाहर आ गई। मेरे कदम हल्के हो गए। दिल में अजीब सी खुशी थी। लगा, ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली। यह बड़ा सच मेरी जिंदगी का रुख बदल देने वाला था। मैंने खुद को समझाया, मिस्टर आर्यन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह मदद करना चाहते हैं। उनकी आंखों में सच्चाई देखी थी। यह मेरी जिंदगी की नई शुरुआत थी, जिसमें मुझे रोशनी दिख रही थी। मैंने बीते समय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। वैसे भी उस समय ने मुझे दिया ही क्या था। मिस्टर आर्यन की मदद से मैं अपनी जिंदगी दोबारा बनाने को तैयार थी। उसी पल मुझे लगा, मेरी जिंदगी में नया वक्त शुरू हो चुका है और अब मैं इसे अपने हिसाब से जीऊंगी। मैंने अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। तय किया कि अब फैसले मैं खुद करूंगी। उनकी बातों ने मेरे दिल से बोझ उतार दिया। लगा, मैंने बहुत समय बाद खुलकर सांस ली। उनकी हमदर्दी और अच्छे व्यवहार ने मेरे दिल में जगह बना ली। पहली बार महसूस किया, मैं सच में सलामत हूं। उन्होंने मुझे नई जिंदगी का रास्ता दिखाया और मैं उस रास्ते पर चलने को पूरी तरह तैयार थी। मिस्टर आर्यन से मुलाकात के बाद मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने लगा। मैंने तय किया कि मैं उन पर भरोसा करूंगी। हालांकि दिल में थोड़ी सी शंका अब भी बाकी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे मेरा पासपोर्ट किसी भी तरह वापस लेकर आएंगे। उनके ये शब्द मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे, क्योंकि मेरा पासपोर्ट मेरे लिए सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, मेरी आजादी की पहचान था। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और मेरा पासपोर्ट मेरे हवाले कर दिया। पासपोर्ट हाथ में लेते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। महीनों बाद मैंने सच में आजादी को महसूस किया। मैंने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। इस बार मेरे धन्यवाद में कोई संदेह नहीं था।
मेरे व्यवहार में उनके लिए सच्ची इज्जत थी। वे मुस्कुराए और बोले, नालिनी, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे तुम्हारी जिंदगी में और भी अच्छे बदलाव आएंगे। धीरे धीरे कंपनी में मेरा काम नोटिस होने लगा। कुछ ही समय में मुझे तरक्की मिली और मुझे कैंटीन से कंपनी के एडमिन ऑपरेशंस में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रेनिंग के बाद मैं असिस्टेंट से बढ़कर टीम लीड बनी और फिर कुछ महीनों में मैनेजर की जिम्मेदारी मिली। मेरे लिए यह बहुत बड़ा कदम था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैंटीन से निकलकर कॉरपोरेट वातावरण में काम करूंगी। यह नया चैलेंज था और मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार थी। मैंने अंग्रेजी बोलना तेजी से सीखा, कंप्यूटर स्किल्स सुधारी और ऑफिस की प्रक्रियाओं को समझा। मेरे साथ काम करने वाले साथियों ने मेरा साथ दिया। हर कदम पर मुझे सपोर्ट मिला। मिस्टर आर्यन मेरे काम से बहुत खुश थे। उन्हें मुझ पर भरोसा था और मेरी निष्ठा देखकर उनका भरोसा और गहरा हो गया। अब मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी थी। मैंने खुद से कह दिया, मैं किसी से कम नहीं हूं। मीटिंग्स में अपनी राय रखती, फैसले सोच समझकर खुद करती। मेरे अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा। बीते वक्त के जख्म भरने लगे। मैंने शाम की क्लासेस भी शुरू कर दी, कम्युनिकेशन और बेसिक बिजनेस मैनेजमेंट। दिन में काम, शाम को पढ़ाई और रात को अपने लिए थोड़ा समय। मेरी जिंदगी अब नए रफ्तार से चल रही थी। मैंने अपने माता पिता से भी दोबारा संपर्क किया, पहले फोन और वीडियो कॉल पर, फिर समय मिलते ही उनसे मिलकर। वह मुझे देखकर बेहद खुश हुए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ। यह पल मेरे लिए बहुत भावुक था। मैंने उन्हें बताया, मैं सुरक्षित हूँ। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं और अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगी। उनके चेहरे पर गर्व देखकर मुझे लगा मेरे संघर्ष ने पहली सच्ची जीत हासिल कर ली है। उसी दौर में मिस्टर आर्यन और मेरे बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। वह मेरे लिए सिर्फ बॉस नहीं रहे, एक अच्छे दोस्त, मार्गदर्शक और हमदर्द इंसान बन गए। उनसे बात करने में मुझे सुकून मिलता। वे हमेशा मुझे आगे बढ़ने की सलाह देते और मेरे फैसलों में मेरा साथ देते। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। मुझे लगा शायद किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा करनी है, मगर जब मैं पहुंची, उनके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, नालिनी, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा। लग रहा था वे कोई बहुत अहम बात कहने वाले हैं। उन्होंने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यह सुनते ही मेरे भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वे ऐसा कहेंगे। मैं घबरा गई, उलझन में पड़ गई। दिमाग में सवालों का तूफान। क्या यह सच है? क्या वह सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? मैंने धीमे से कहा, सर, मैंने पहले ही बहुत कुछ सहा है। मैं किसी बात पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। और सच कहूं तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद आपके काबिल नहीं। आप कहाँ और मैं कहाँ, हम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी और बोले, नहीं, नालिनी, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने उनसे पूछा, इस बात की क्या गारंटी है कि आप जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे? क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी, तब राघव ने भी बहुत वादे किए थे, मगर फिर उसने मेरे साथ क्या किया? आप जानते हैं, मैं अब दोबारा खुद को टूटते हुए नहीं देखना चाहती। उन्होंने बिना झिझक जवाब दिया, तुम्हारे भरोसे के लिए मैं आज ही एक ठोस कदम उठाता हूँ। मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा है, उसका आधा हिस्सा और मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, उसकी आधी हिस्सेदारी मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। कल ही कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दूंगा। फिर अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, तो भी तुम कभी बर्बाद नहीं हो पाओगी, क्योंकि आर्थिक तौर पर तुम सुरक्षित रहोगी। वैसे तो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए यह आवश्यक है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी और भरोसा भी जगा। उनकी आंखों में मेरे लिए सच्ची मोहब्बत थी, जो मुझे यकीन करने पर मजबूर कर रही थी। मैंने अपने बीते हुए जख्मों को याद किया और महसूस किया कि धोखे का डर अब धुंधला पड़ रहा है। उनकी बातों में सच्चाई थी, उनकी नीयत साफ दिख रही थी। अगले ही दिन उन्होंने अपने वादे के मुताबिक कानूनी कार्यवाही शुरू की और कुछ ही समय में अपने बैंक बैलेंस का आधा हिस्सा और प्रॉपर्टी की आधी हिस्सेदारी मेरे नाम कर दी। रजिस्ट्रेशन दस्तावेज मेरे हाथ में थे, सब आधिकारिक और स्पष्ट। मेरी आंखों से आंसू बह निकले
यह सिर्फ दौलत नहीं थी, यह मेरे आत्मसम्मान और सुरक्षा की गारंटी थी। मैंने उनकी ओर देखा और पहली बार दिल से स्वीकार किया, हाँ, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। उसके बाद हमने सादगी से शादी कर ली, करीबी दोस्तों की मौजूदगी में, कानूनी रजिस्ट्रेशन के साथ, बिना किसी दिखावे के। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे दोबारा इतनी खुशी नसीब होगी। शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। आर्यन एक बेहद प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले पति साबित हुए। उन्होंने मुझे हर तरह से संभाला, कभी मेरे बीते हुए समय की परछाई भी मुझ पर नहीं पड़ने दी। हम उनके खूबसूरत घर में रहने लगे। मैंने अपने हाथों से घर को नई तरह से सजाया, जैसे नई जिंदगी को सहेज रही हूं। मुझे अब एक पूरी, खुशहाल जिंदगी मिल चुकी थी। हर सुबह मैं एक नई उम्मीद के साथ जागती। मैंने खुद को नया मकसद दिया और उसे हासिल करने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। दिन गुजरते गए और मेरी मोहब्बत भी बढ़ती गई। मैं राघव को पूरी तरह भूल चुकी थी, उस जैसे इंसान को याद करना भी नहीं चाहती थी। आर्यन की मौजूदगी ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया था। अब मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरी जिंदगी का हर लम्हा खुशियों से भरा था। उनका साथ हर दिन मेरे लिए नई रोशनी लाता। मुझे यकीन था हमारा सफर अब सिर्फ खुशियों से भरा होगा। शादी के कुछ समय बाद मेरे दिल में एक और ख्वाहिश जन्मी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और औरत मेरे जैसे अत्याचार से गुजरे। मैंने आर्यन से अपनी इच्छा साझा की। मैं घरेलू हिंसा और अत्याचार झेल रही लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात पूरे ध्यान से सुनी और कहा, हम इसे मिलकर करेंगे। हमने मिलकर एक टीम बनाई जिसका मकसद था घरेलू हिंसा और अत्याचार झेल रही लड़कियों औरतों को सहारा देना, कानूनी मदद दिलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। टीम का नाम रखा उम्मीद की किरण। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग हम पर भरोसा करने में हिचकते थे। फंडिंग की कमी थी, वॉलंटियर्स कम थे, केस संवेदनशील थे, मगर हमने ठान लिया था कि पीछे नहीं हटेंगे। धीरे धीरे हमने हेल्पलाइन शुरू की, शेल्टर की व्यवस्था की, काउंसलिंग के लिए मनोवैज्ञानिक जोड़े और लीगल एड के लिए वकीलों का पैनल बनाया। साथ ही स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर कोर्स, कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन, ताकि जब कोई लड़की हमारे पास से जाए तो केवल दर्द लेकर नहीं, बल्कि हुनर लेकर जाए। धीरे धीरे हमारे काम की चर्चा होने लगी। कुछ महीनों में ही अलग अलग इलाकों से केस आने लगे। हम केस नहीं, जिंदगियां देखते। हर औरत की कहानी मेरे दिल तक उतर जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कहानी में मेरा अतीत झलकता था। जब भी किसी लड़की की आंखों में उम्मीद की चमक दिखती, लगता मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलों का अर्थ मिल गया। मुझे अपना मकसद साफ दिखने लगा, दूसरों के लिए रास्ता बनना, जिस रास्ते की तलाश मैं कभी करती थी। कुछ समय बाद हमने उम्मीद की किरण की एक शाखा भारत में भी खोली। मेरे लिए यह बेहद भावुक पल था। अपने देश की बहनों के लिए कुछ ठोस करने का सपना अब सच हो रहा था। इंडिया में हमारी टीम ने तेजी से काम पकड़ा। स्थानीय एनजीओ के साथ साझेदारी, कानूनी जागरूकता कैंप, पुलिस और महिला आयोग से समन्वय और शेल्टर होम्स के साथ नेटवर्किंग। हमने कई पीड़िताओं को अत्याचार से आजाद कराया, उन्हें सुरक्षित आसरा दिलाया और स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ा। मैं अक्सर भारत आती जाती रही, उनसे मिलती, उनकी कहानियां सुनती। हर मुलाकात मुझे और मजबूत बनाती। यकीन होता कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी दौरान मैंने अपनी शिक्षा पूरी करने का फैसला किया। शाम की कक्षाओं और वीकेंड प्रोग्राम के जरिए मैंने यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की। नौकरी, एनजीओ और पढ़ाई, तीनों को संतुलित करना आसान नहीं था, मगर आर्यन का साथ और मेरी लगन मेरा सहारा बने। डिग्री पूरी होते ही मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। अब मैं सिर्फ अनुभव से नहीं, शिक्षा से भी सशक्त थी। डिग्री के बाद मैंने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, एथनिक फ्यूजन नाम का एक कपड़ों का ब्रांड, जिसमें भारतीय परिधानों को मॉडर्न टच देकर नए अंदाज में पेश करती। धीरे धीरे ब्रांड ने पहचान बना ली, गुणवत्ता, हस्तकला और आरामदायक डिजाइन के लिए। मैंने जानबूझकर अधिकतर रोजगार महिलाओं को दिए, खासकर उन लड़कियों को जो नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती थीं। हमारे प्रॉफिट का एक हिस्सा हमने उम्मीद की किरण को फंड करने में लगाना तय किया, ताकि मदद का यह सिलसिला टिकाऊ ढंग से चलता रहे।
अब मैं एक वर्किंग वुमन थी, एक सक्षम मैनेजर, एक उद्यमी और सबसे बढ़कर खुशहाल, बेफिक्र इंसान। मेरी पहचान सिर्फ मेरे अतीत से नहीं, मेरे काम से बनने लगी। दुनिया भर की औरतों के लिए मैं एक उम्मीद बनना चाहती थी, ताकि वे जान सकें कि टूटकर भी दोबारा बना जा सकता है। मैं जहां भी जाती, अपनी कहानी बेहिचक सुनाती, ताकि कोई भी लड़की यह महसूस न करे कि वह अकेली है। मैं कहती, हार मत मानो। अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए खड़ा होना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। मदद मांगना शर्म नहीं, समझदारी है। सही लोग सही समय पर हाथ बढ़ाते हैं। बस तुम्हें अपने लिए पहला कदम उठाना होता है। मैंने अपने गुजरे हुए समय को भुलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन जख्मों ने मुझे सिखाया कि दर्द भी ताकत में बदला जा सकता है। मैं उन निशानों को सम्मान देती। वे मुझे याद दिलाते कि मैं कहाँ से उठी हूँ और किस मकसद के लिए काम कर रही हूँ। आर्यन हर कदम पर मेरे साथ थे, मेरे फैसलों का सम्मान करते, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। उनकी एक बात मुझे हमेशा हिम्मत देती, नालिनी, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम हजारों औरतों की हिम्मत हो। यह सुनकर मुझे लगता मेरी निजी जीत अब सामूहिक ताकत में बदल रही है। हमारी टीम बढ़ती गई, डॉक्टर्स, वकील, काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स और युवाओं की एक मजबूत टोली हमारे साथ जुड़ती गई। हमने सेफ्टी प्लानिंग, डिजिटल सुरक्षा, साइबर स्टॉकिंग और लीगल राइट्स पर वर्कशॉप्स शुरू की। हेल्पलाइन 24 घंटे 24 दिन कर दी, ताकि किसी भी वक्त सहायता मिल सके। कई कंपनियों ने हमारे साथ सीएसआर के जरिए हाथ मिलाया, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट ड्राइव्स आयोजित होने लगे। धीरे धीरे उम्मीद की किरण एक पहल से बढ़कर एक आंदोलन सा बन गई, जिसमें हर कोई अपने हिस्से की रोशनी जोड़ रहा था। एक रोज एक लड़की हमारे सेंटर आई, सहमी हुई, टूटी सी, बिल्कुल वैसी जैसे मैं कभी थी। उसने मुझे देखते ही पूछा, क्या आप वही हैं जो विदेश में अत्याचार से उठकर आज इतना बड़ा काम कर रही हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अगर मैं कर सकती हूँ, तो तुम भी कर सकती हो। उस पल मुझे लगा, मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही। यह हर उस लड़की की आवाज बन चुकी है जो अपने हक के लिए खड़ा होना चाहती है। मेरे जीवन का सबसे अनमोल लम्हा तब आया जब एक नन्ही बच्ची ने आकर कहा, दीदी, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह लोगों की मदद करूंगी। मेरी आंखें नम हो गईं। ये खुशी के आंसू थे। वह पल मेरे लिए इनाम था, मेहनत और जद्दोजहद का सबसे खूबसूरत फल। आज भी मैं हर सुबह उम्मीद की किरण के ऑफिस जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, उनकी कहानियां सुनती हूँ और महसूस करती हूँ कि मैं जिंदा हूँ, अपनी शर्तों पर। कई बार मैं और आर्यन ऑफिस के बाहर खड़े होकर हवा को महसूस करते हैं। मैं अपने दिल से कहती, नालिनी, तुम जीत गई और तुम्हारी जीत ने औरों को भी लड़ने की हिम्मत दी है। हमारी कहानी अभी पूरी नहीं, क्योंकि उम्मीद की किरण को अभी और रोशन होना है। और मैं हर अंधेरे को रोशनी में बदलने का जज्बा लेकर हर दिन आगे बढ़ रही हूँ। शादी के लगभग 1.5 साल बाद मैंने और आर्यन ने फैसला किया कि हम स्थायी तौर पर भारत लौटकर यहीं से उम्मीद की किरण को और मजबूत करेंगे। अपने शहर में एक बड़ा सा घर खरीदा और उसी के एक हिस्से को ऑफिस में बदल दिया। मीटिंग रूम, काउंसलिंग केबिन, लीगल एड डेस्क और एक छोटा सा स्किल ट्रेनिंग स्टूडियो। भारत लौटना मेरे लिए किसी सपने जैसा था, मगर इस बार मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ मेरा साथी, मेरा संबल, आर्यन हर कदम पर था। पहले पहल कुछ ही औरतें आती थीं, पर धीरे धीरे हमारी मेहनत रंग लाने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों से लड़कियां और महिलाएं हमारे पास आने लगीं। किसी की आंखों में डर था, किसी के जख्म अभी ताजा थे, मगर सबको एक ही चीज चाहिए थी, सहारा। हमने सिर्फ केस नहीं देखे, हमने जिंदगियां देखी। हर कहानी मेरे दिल को छू जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें मेरा अतीत झलकता था। हमने काउंसलिंग सेंटर शुरू किया, जहां प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक सुरक्षित और गोपनीय माहौल देते। लीगल हेल्प के लिए वकीलों का पैनल बनाया। एफआईआर, प्रोटेक्शन ऑन ऑर्डर, मेंटेनेंस, कस्टडी, हर कदम पर मार्गदर्शन। साथ ही हुनर सिखाने की ट्रेनिंग, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर कोर्स, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि जब कोई हमारे सेंटर से जाए तो सिर्फ दर्द लेकर नहीं, आत्मनिर्भर बनकर जाए। हम हफ्ते में 2 बार चाय चर्चा सत्र रखते, जहां बिना जजमेंट के, पूरी गोपनीयता के साथ हर कोई अपनी बात कह सकता था। सुरक्षा और गरिमा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
आर्यन ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उनकी एक बात मुझे हमेशा हिम्मत देती, नालिनी, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम हजारों औरतों की ताकत बन चुकी हो। यह वाक्य मेरी ढाल बन गया। अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, सैकड़ों औरतों की आवाज बन चुकी थी। हमने उम्मीद की किरण की शाखाएं और भी राज्यों में खोलनी शुरू की, स्थानीय टीमों को ट्रेन किया, हेल्पलाइन 24 घंटे 7 दिन कर दी, पुलिस, महिला आयोग और शेल्टर होम्स के साथ समन्वय बनाया। कई एनजीओ हमारे साथ जुड़े, वकील, डॉक्टर, काउंसलर, सोशल वर्कर और युवा वॉलंटियर्स हमारी टीम का हिस्सा बनते गए। कंपनियों ने सीएसआर के माध्यम से छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप और जॉब प्लेसमेंट ड्राइव्स चलाने में मदद की, ताकि पुनर्वास सिर्फ कागज पर नहीं, हकीकत में हो। एक दिन एक लड़की आई, बिल्कुल वैसी जैसी मैं कभी थी, सहमी सहमी, टूटी बिखरी। उसने मुझे देखते ही कहा, क्या आप वही हैं जो विदेश में अत्याचार से उठकर आज इतना बड़ा काम कर रही हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकती हो। उस पल समझ आया, मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, यह हर उस लड़की की आवाज बन चुकी है जो अपने हक के लिए खड़ा होना चाहती है। मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा तब आया जब एक नन्ही बच्ची ने पास आकर कहा, दीदी, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह लोगों की मदद करूंगी। मेरी आंखें नम हो गईं। खुशी के आंसू थे। वह पल मेरे लिए इनाम था, मेहनत और जद्दोजहद का सबसे प्यारा फल। आज भी मेरी सुबह उम्मीद की किरण के ऑफिस से शुरू होती है। लोगों से मिलना, उनकी कहानियां सुनना, उनके साथ मिलकर आगे का रास्ता बनाना। हर शाम घर लौटकर मुझे महसूस होता है, मैं जिंदा हूं और अपनी शर्तों पर जी रही हूं। कई बार मैं और आर्यन ऑफिस के बाहर खड़े होकर बस हवा को महसूस करते हैं। उस वक्त मैं अपने दिल से कहती, नालिनी, तुम जीत गई और तुम्हारी जीत ने औरों को भी लड़ने की हिम्मत दी है। हमारा काम अभी भी जारी है, सच्चाई का, अच्छाई का, उम्मीद की किरण को और रोशन होना है, क्योंकि अभी बहुत सी रातों को सुबह में बदलना बाकी है। मैं तैयार हूं, हर दिन, हर पल, अंधेरे को रोशनी में बदलने के जज्बे के साथ। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, यह सफर आगे भी चलता रहेगा, हर उस हाथ को थामने के लिए जो मदद के लिए बढ़ेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।